जब मैं जवान हुई तो मुझे पता चला कि मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन मेरे पिताजी का तो कई सालों पहले ही देहांत हो गया था। मुझे अपनी माँ से नफरत थी क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, लेकिन मैं हैरान थी कि वो इस लड़की को छुपाकर क्यों रखती थी। आज तक किसी ने उसे नहीं देखा था क्योंकि मेरी माँ हमेशा हमारे घर का दरवाज़ा बंद रखती थी। 20 साल बाद अचानक मैंने दरवाजे से झांका तो अंदर से माँ की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा क्योंकि वो लड़की तो मेरा नाम सुमति है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल अपनी माँ से नफ़रत में गुजार दिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे हमेशा मोहब्बत की है। मुझे मेरी माँ ने हमारे रिश्तेदारों के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब भी मैं उनसे पूछती तो वो हमेशा मुझसे यही कहती कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मेरा भी मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं था। जब मैं स्कूल जाने लगी थी तो मेरी माँ ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी और लेने भी वही आती थी। मैं अपनी माँ के साथ ही सोती थी। अगर वो घर से कुछ देर के लिए भी किसी के पास चली जाती थी तो मुझे बहुत फिक्र होने लगती थी। मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठकर रोने लगती थी। जैसे ही माँ को मेरी रोने की आवाज़ आती तो वो भागकर मेरे पास आती और मुझे गोद में उठा लिया करती थी और मुझे प्यार करने लगती। माँ के कहीं चले जाने से मुझे ऐसा लगता था कि पिताजी की तरह मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी और मैं इस घर में अकेली मर जाऊंगी। पर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया और वो उसे कमरे में छुपाकर रखती थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी। मुझे लगता था कि वो अच्छी औरत नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी का तो मेरे बचपन में ही देहांत हो गया था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैं अपनी माँ से और ज़्यादा नफरत करने लगी, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती और मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मेरी नफरत कम होने का नाम नहीं लेती थी। माँ मुझसे पूछती कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो। पहले तो मैं समझती थी तुम मुझसे नाराज़ हो, पर तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए इतनी ज़्यादा नफरत कहाँ से आ गई। तब मैंने उनसे पूछा, मुझे बताइए आप, जब मेरे पिताजी का कई साल पहले देहांत हो चुका था तो फिर आपकी ये लाडली बेटी कहाँ से आ गई। मेरी माँ मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देती और खामोश हो जाती। वो लड़की जिसे मेरी माँ मेरी बहन कहती थी वो मुझसे कहती कि आप मेरी माँ से लड़ाई मत किया करें। जब जब वो मेरे पास मेरे कमरे में आती थी तो मैं उसको अपने कमरे से निकाल दिया करती थी और वो रोती हुई माँ के पास चली जाती, लेकिन माँ मुझसे कभी कुछ नहीं कहती थी। मेरी माँ 40 साल की उम्र में उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थीं और उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि कोई बात है, कोई तो दुख है उन्हें जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती। मैं यही सोचती थी शायद उन्होंने जो पाप किया है ये उसी का असर है, इसी वजह से शायद उन्हें अपने किए पर पछतावा हो। मेरी माँ मेरी नाजायज़ बहन को सबसे छुपाकर रखती थी। अगर कोई दरवाज़ा खटखटाता तो पहले मेरी बहन को कमरे में छुपा देती, फिर दरवाज़ा खोलती। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता कि एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, तुम दोपहर को तैयार हो जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं और वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को जब वो लोग हमारे घर आए तो माँ मेरे कमरे में आई, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई थी। माँ मुझसे कहने लगी कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, वो लोग आ चुके हैं। मैंने कहा, आप मेरी फिक्र नहीं करें, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप अपनी लाडली बेटी की शादी कर दें जिसको आपने सबसे छुपा कर रखा है। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, भगवान के लिए चुप कर जाओ, हल्के बोलो, किसी को मत बताना कि तुम्हारी कोई बहन भी है। मैंने भी उनसे कहा कि कब तक आखिर आप अपने इस गुनाह को छुपाएंगी, कभी न कभी तो सबको इस बारे में पता चल ही जाएगा। तब मेरी माँ ने कहा कि मैं ये शहर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया, जबकि मेरे पिताजी का तो कई साल पहले ही देहांत हो गया था। इसके बाद मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई थी क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, लेकिन हैरत तो मुझे इस बात की थी कि वो इस बच्चे को हमेशा छुपाकर रखती थी। आज तक किसी ने भी इस बच्ची को नहीं देखा था। अब तो वो भी जवान हो गई थी। जब एक दिन मैंने किसी काम से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर से माँ की आवाज़ आ रही थी। मैंने छुपकर अंदर झांका,
मेरी सांसें रुकने लगी क्योंकि मेरी माँ उस मासूम लड़की के साथ बैठी रो रही थी और मैं उनकी बातें सुन रही थी, और जो बातें वो कह रही थी उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझसे अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देखा जा रहा था। मैं झट से अपनी माँ के पास गई। मैंने कहा कि अभी आप क्या कह रही थी, क्या हुआ है, आप मुझे सच क्यों नहीं बता देती। मेरी माँ ने कहा कि मैंने वादा किया था कि मैं कभी किसी को भी सच नहीं बताऊंगी, पर तुम्हारी नफरत अब मुझसे सही नहीं जाती। मैं क्या करूं? मैं अपनी एक बेटी की खातिर दूसरी को खुद से दूर कर रही हूं, पर अब मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे नफरत करती रहो। तुम अपनी माँ को कभी भी खुशी से याद नहीं करो। तुम तो मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि बात भी ठीक से नहीं करती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने कोई पाप किया है, पर ऐसा नहीं है। आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और उनकी बात सुनने लगी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि हम 5 बहनें थे और हमारा एक भाई था। मेरी सबसे बड़ी बहन जवानी में ही विधवा होकर घर वापस आकर बैठ गई थी। मेरी माँ ने इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा लिया और बिस्तर पकड़ लिया। मेरे बाबा खेतों में काम करते थे। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारे गांव के हालात बहुत ख़राब थे। वहाँ के सारे लोग मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते थे। बस 2-3 ही लोग थे जो अमीर थे, लेकिन उनके पास इतना बड़ा दिल नहीं था कि वो किसी की मदद कर सकें। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे। हमारा भाई सब बहनों में सबसे छोटा था। बाबा ने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। हमारा सबसे छोटा भाई और छोटी बहन दोनों स्कूल जाने लगे। बाबा ने कहा कि और बच्चे तो पैसों की वजह से नहीं पढ़ सके। हो सकता है कि ये दोनों ही पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं और इन्हीं की बदौलत हमारे दिन बदल जाएं। हम सब बहनें घर पर सिलाई करते थे। उससे भी थोड़े बहुत ही पैसे मिलते थे जो घर के राशन पानी में ही खर्च हो जाते, और जिन घर की औरतों के हम कपड़े सीते थे वो हमें ज़्यादा पैसे नहीं देती थीं। लेकिन हम मजबूर थे। उनसे अगर कुछ कहते तो ये पैसे भी हाथ से चले जाते। पता नहीं भगवान ने उन लोगों को इतना छोटा दिल क्यों दिया था। वो लोग किसी गरीब की मजबूरी नहीं समझते थे। उनके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आता कि हम लोग कितने मजबूर हैं। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मेरी दीदी ने कहा कि बाबा किसी से कर्ज लेकर माँ को शहर के किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लेते हैं। हमसे दिन रात अपनी माँ का तड़पना नहीं देखा जाता। बाबा ने कहा कि मैं भी क्या करूं, मैं रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, लेकिन जिन लोगों के पास मैं काम करता हूं बहुत जालिम लोग हैं। मेरी छोटी सी गलती पर भी पैसे काट लेते हैं। अगर हम तुम्हारी माँ को शहर ले जाकर बड़े डॉक्टर को दिखा भी दें तो पहले तो वो रिपोर्ट करवाएंगे, उसी में ही हमारे हज़ारों रुपये खर्च हो जाएंगे। फिर आगे इलाज करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अभी तो पुराना कर्जा ही नहीं चुकाया है, और कौन हम गरीबों को उधार देगा? मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जहाँ भी देखता हूँ हर रास्ता बंद नज़र आता है। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा दर्द होता और वो रोने लगती। मेरी बहनों की भी शादी की उम्र हो रही थी। बाबा और माँ बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन माँ ने कहा कि इस घर को गिरवी रखकर पैसे ले लो, किसी तरह बेटियों का फ़र्ज़ तो अदा करें। शादी के बाद हम थोड़े थोड़े पैसे वापस कर देंगे। हमने बाबा को अपना घर गिरवी रखने से मना किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और घर को गिरवी रखवा दिया। बाबा पैसे लेकर घर वापस आ रहे थे। गर्मियों के दिन थे, धूप बहुत तेज थी। बाबा भूखे प्यासे थे और रास्ते में ही उनको चक्कर आ गए और वो वहीं पर गिर गए। कुछ लोग उन्हें घर पर लेकर आए। जब उन्हें होश आया तो उनके पास पैसे नहीं थे। ये देखकर बाबा बहुत ज़्यादा परेशान हुए और रोने लगे। जब हमने बाबा से पूछा तो उन्होंने हमें पूरी बात बताई। हम लोग भी उनकी बात सुनकर रोने लगे, क्योंकि हमारे पास एक हमारा घर ही था, वो भी बाबा ने गिरवी रख दिया था और उसके पैसे भी चोरी हो चुके थे। ऐसा लगता था कि अब हमारी सांसें रुक जाएंगी। माँ की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हम उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन वहाँ तो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो लोग तो उन्हीं में लगे हुए थे जो उन्हें पैसे दे रहे थे। दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई और बहन भूख से रो रहे थे। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। बाबा भी रोते हुए बाहर निकल गए। कुछ देर बाद जब मैं उन्हें बाहर देखने गई तो वो लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे।
मैं उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी कि दीदी परेशान न हो, मैंने अपनी दोस्त से बात की है, उसका भाई बहुत अच्छा है और उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे काम देंगे। वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास बहुत से पैसे हैं। वो मुझ जैसी बहुत लड़कियों को काम दिलवाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं मॉडल बन सकती हूँ। फिर मैं टीवी में आऊँगी और यहाँ से दूसरे शहर जाकर भी मॉडलिंग करूँगी। दीदी ने मेरी बात सुनी तो मुझसे कहने लगी, बस करो, अभी तुम इतनी छोटी हो और ये तुम कैसी बातें कर रही हो। हम लोगों को भूखे मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हें कभी भी कोई गलत काम नहीं करने देंगे। मैंने सुना है कि जो लोग ये काम करते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है और कोई भी बिना किसी मतलब के किसी गरीब लड़की की मदद नहीं करता और ना ही उसको कोई काम देता है। बहुत कुछ उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना तुम सोच रही हो। मेरी छोटी बहन कहने लगी कि दीदी अब मुझसे ये सब कुछ सहा नहीं जाता। मेरे साथ जो होना है वो हो जाए। मेरी ज़िंदगी चाहे किसी भी मोड़ पर चली जाए, लेकिन मैं तुम लोगों को इस हालत में नहीं देख सकती। वो सामने देख रही थी हमारे बाबा कितने मजबूर और लाचार हैं और लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं, सिर्फ 2 रोटियों के लिए, ताकि हम लोग कुछ खा सकें, हमारी माँ का इलाज हो जाए। भीख मांगने से अच्छा है कि मैं अपने घर वालों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं। मैंने अपनी छोटी बहन को बहुत समझाया, पर वो मेरी बात नहीं मानी। वो कह रही थी कि मैं तुम सबको इस हाल से निकाल कर ही मरूंगी। अगर हम इसी हाल में हमेशा रहेंगे तो कभी भी किसी की शादी नहीं हो पाएगी। हम सब बहनें ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे और हमारा भाई बड़े होकर खुद शादी कर लेगा। वो नहीं देखेगा कि उसकी बहनों ने उसकी खातिर क्या कुछ नहीं किया। मर्द बहुत होशियार होते हैं। अगर बाबा ने भी अपनी हालत के बारे में सोचा होता तो वो कभी भी 1 से ज़्यादा संतान पैदा नहीं करते। जब तक माँ की तबीयत ठीक रही वो बाबा के काम में उनका हाथ बटाती रहीं। अब हम लोग काम करते हैं तो लोग हमें ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे वो हमें खा जाएंगे। इन लोगों को हमारी मजबूरी क्यों नज़र नहीं आती? तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि आपको अभी 25,000 रुपये जमा करने होंगे, वरना आपकी माँ की जान जा सकती है। इतने पैसे सुनकर तो बाबा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और वहीं पर बैठ गए। कुछ देर बाद बाबा बोले कि चलो हम घर चलते हैं, तुम्हारी माँ को यहीं छोड़ देते हैं। जब तुम्हारी माँ मर जाएगी तो ये लोग खुद घर पर पहुंचा देंगे। अगर अब हम तुम्हारी माँ को घर लेकर गए तो 2 दिन का बिल भी देना पड़ेगा और मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। बाबा बहुत मायूस हो चुके थे। जब मैंने अपनी बहन को देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। मैंने उसको पूरे अस्पताल में ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने मुझे बताया, गीता दीदी कह रही थी कि बाबा को लेकर कहीं मत जाना, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे मन में बहुत गलत ख्याल आ रहे थे। शाम तक वो वापस आई। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा उदास था। उसके चेहरे का रंग भी उतरा हुआ था। उसने बाबा के हाथ पर पैसे रखे और कहने लगी कि बाबा अब हमें पैसों की कमी नहीं होगी। डॉक्टर से कहें कि वो मेरी माँ का इलाज शुरू कर दें। मैं अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले गई। मैंने कहा कि तुम बाज नहीं आई। गीता कहने लगी कि दीदी मैं कोई गलत काम करके नहीं आई हूँ, मैं मॉडल बनूंगी, मुझे मॉडलिंग करनी है। मुझसे मेरी दोस्त के भाई ने वादा किया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमें जितने भी पैसों की ज़रूरत हो किसी भी समय आकर ले जाना। उस समय सबने उस पर भरोसा कर लिया था, पर कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है। माँ का इलाज शुरू हो गया था। गीता रोज़ तैयार होकर घर से निकल जाती थी। बाबा ने बहुत रोका। बाबा से उसकी ये हरकत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन अपनी मजबूरी की खातिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मॉडलिंग ही तो करने जा रही है। बहुत सारी लड़कियां आजकल ये काम कर रही हैं। आजकल का माहौल ऐसा ही है। अब मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जब हम माँ को लेकर घर पर आए तो जिसके पास बाबा ने घर गिरवी रखा था उसने पैसे वापस न होने के कारण हमारा घर बेच दिया था। हमने सारी रात बाहर ही गुजारी। जब मेरी बहन गीता को ये बात पता चली तो वो हमारे पास आई। उसने एक फ़ोन किया। उसी समय एक बड़ी सी गाड़ी आई और हम सबको इस गांव से लेकर चली गई। हम एक दूसरी जगह पर चले गए। वहाँ एक बहुत बड़ा घर था। मेरी बहन बोली कि अंदर चलो।
जब हम अंदर गए तो मैं उस घर को देखकर हैरान रह गई। वो घर बहुत बड़ा था और बहुत आलीशान था। बाबा गीता को प्यार की नज़रों से देखने लगे, उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि मेरी बेटी ने तो हम सबकी किस्मत बदल दी। मैं सबको बताऊंगा कि मेरी बेटी मॉडलिंग करती है। लेकिन उसने कहा कि बाबा अभी किसी को कुछ भी मत बताना, अभी तो मैंने काम करना शुरू किया है और सब लोगों को पता चल जाएगा। आप तो जानते हैं ना, लोग जलना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आप अभी किसी को कुछ मत बताना। अब ये घर आपका है, आप यहाँ सुकून से रहिए। मुझे अपने काम के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अब मैं वहीं पर रुक जाऊंगी। तब खुशी में किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कोई हम सबके खुशियों की खातिर अपनी इज्जत और अपनी आबरू को तार तार कर रहा था। माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मेरी विधवा बहन की भी बाबा ने शादी कर दी थी। दूसरी बहन की और फिर तीसरी बहन की भी शादी हो चुकी थी। जैसे ही हमारे हालात बदले थे, हमारी किस्मत भी बदल चुकी थी। कहाँ कोई हमारे घर पर रिश्ता नहीं लेकर आता था और अब रिश्तों की लाइनें लग चुकी थीं और हमारे गांव के लोग खुद बाबा से मिलने आते। हम सब बहनों की शादियां बहुत धूमधाम से हुईं। अब मेरी शादी का नंबर था। जिस दिन मेरी शादी थी, मैंने गीता से कहा कि तुम मेरी शादी पर तो आओगी। वो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बहन हो और उससे बढ़कर मेरी दोस्त हो। तुम मुझसे वादा करो कि ज़िंदगी में जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम मेरी मदद के लिए आओगी। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, पर तुम तो मेरी छोटी बहन हो। मैं तुम्हारा हर मुश्किल में साथ दूंगी, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी शादी वाले दिन उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो मेरी शादी पर नहीं आई थी। मैंने उसे फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मैं नहीं आ सकती। अब वो घर पर नहीं आती थी और अगर कभी आ भी जाती तो रात के अंधेरे में आती थी। एक दिन वो घर आई और उसने हम सबको बताया कि वो देश से बाहर जा रही है। बाबा ने कहा कि गीता बेटी, तुम्हें क्या ज़रूरत है हम लोगों को छोड़कर जाने की। अब तुम ये काम छोड़ दो। वैसे भी हमने आज तक तुम्हें मॉडलिंग करते नहीं देखा और अब हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सबकी जिम्मेदारी तो तुमने बेटा बनकर पूरी कर दी। अब तुम भी अपनी शादी कर लो। तुम देखना, तुम जैसी बेटी को लेने कोई शहजादा ही आएगा। बाबा की ये बात सुनकर वो हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में अब पहले जैसी बात नहीं थी। उसकी हंसी से दुख झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। उसकी आंखें भी वीरान हो चुकी थीं। वो जाते समय मुझसे गले मिली। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम सबसे कुछ छुपा रही है। मैंने उससे कहा, गीता, तुमने अपनी ज़िंदगी के इतने साल हम सब के लिए बर्बाद कर दिए। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। हो सके तो इस दलदल से निकल आओ। वो सब घर वालों और बहनों को खुश देख रही थी। उसने सब बहनों के अकाउंट भी खुलवा दिए थे। हर महीने सबके अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे डाल दिया करती थी। इस वजह से मेरी बहनों के पति और उनके ससुराल वाले भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, क्योंकि हर महीने उन्हें पैसे मिलते थे। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। मेरा पति एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था और उसने हमसे जहेज भी नहीं लिया था। मेरी बहनें और उनके पति मेरे पति को ज़्यादा इज्जत नहीं देते थे, क्योंकि जब से हमारे पास पैसा आया था मेरी बहनों का बर्ताव भी बदल गया था। कि गीता ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी वही बहन वापस चाहिए जो छोटी छोटी बातों पर खुलकर हंसती। अब तो तुम्हें मुस्कुराते देखे हुए ज़माना हो गया। उसके बाद गीता हम सबको अलविदा कहकर चली गई। जाते जाते वो माँ और बाबा को कुछ कागजात और एटीएम कार्ड देकर गई थी, ताकि उनको कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो निकाल लें। कभी भी उससे किसी ने नहीं पूछा कि वो इतना पैसा कहाँ से लेकर आती है। जब कभी मैं उससे पूछती तो मेरे घर वाले कहते कि तुम अपनी बहन पर शक कर रही हो, इसने तुम्हें उस गरीबी वाली ज़िंदगी से निकालकर दुनिया के सारे ऐशो आराम दिए, समाज में तुम्हें इज्जत दिलाई। जब मैं अपनी ससुराल गई तो मैं थोड़ी परेशान थी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम क्यों परेशान होती हो, हर इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार होता है। मैंने उनसे कहा कि आपकी कोई बहन नहीं है ना, अगर होती तो आप ऐसी बात नहीं करते। आप नहीं जानते, अपने बहन भाई को एक ऐसे दलदल में फंसता देखकर बहुत तकलीफ होती है, जहाँ से सिवाय मौत के उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। बहुत साल हो गए थे और मैं गीता का इंतज़ार करने लगी, लेकिन वो नहीं आई
और मेरे घर में बेटी पैदा हुई। मैंने उसका नाम सुमति रखा था। कुछ सालों बाद मेरी माँ का देहांत हो गया। वो अपनी बेटी गीता का इंतज़ार करती रहीं। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ काम करती है। एक दिन हमें खबर मिली कि गीता का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई है। पर मेरा दिल ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। हमेशा यही लगता था कि वो जिंदा है। माँ के देहांत के कुछ दिनों बाद मेरे पति का भी देहांत हो गया। मेरे नसीब में शायद कम खुशियाँ लिखी थीं। रोते सिसकते महीने सालों में बदलते गए और जब मेरी बेटी 20 साल की हुई तो एक दिन मेरी बहन गीता का फ़ोन आया। इतने सालों बाद उसने फ़ोन किया तो मैं भागी भागी उससे मिलने चली गई। वो हॉस्पिटल में थी। वो मेरे गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई। उसके बेटी पैदा हुई थी। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बहन गीता नहीं है बल्कि कोई और औरत है। उसका आधा चेहरा जल चुका था। मैंने उससे पूछा, गीता, ये सब कुछ क्या है? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुम जिंदा हो तो लोग क्यों कहते थे कि तुम मर चुकी हो? वो अपने हाथों को देखने लगी और मुझसे कहने लगी, दीदी, मैंने खुद जानकर इस रास्ते को चुना था। अपनी जिंदगी की कुर्बानी मैंने खुद अपनी मर्जी से दी थी। कोई नहीं जानता था कि मैं क्या काम करती हूँ। आज से सालों पहले मुझसे मेरी माँ उस हालात में नहीं देखी जा रही थी। अपने छोटे भाई बहनों को रोटी के लिए रोता बिलखता नहीं देख सकती थी। जब मैं अपने दोस्त के भाई के पास गई तो उसने मुझे ऑफ़र दी थी मॉडलिंग करने की। उसने मुझसे कहा कि उसे पहले तुम्हारी एक्टिंग भी तो देखनी है। मैंने उससे कहा कि जल्दी बताइए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पैसे लेकर जाने हैं। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो ये लो पैसे। मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल आ गई, लेकिन उसने पैसे देने से पहले जो बात मुझसे कही थी, दुनिया के सारे मर्दों से मेरा भरोसा उठ गया था। आपने सही कहा था, कोई भी बिना किसी लालच के किसी की मदद नहीं करता, और गरीब लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जब उसका मुझसे दिल भर गया तो उसने मुझे कोठे पर बेच दिया। वहां जाकर मुझे पता चला कि ये कितनी मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। और फिर मैं सब कुछ अकेली सहती रही। समय गुजर रहा था, लाखों मिलते गए, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा था। इज्जत की जिंदगी क्या गुजारती। इसीलिए मैंने सोचा कभी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम सबकी शादियां हो गईं। जब मैं तुम सबको खुश देखती तो मेरा दिल भी करता कि मेरा भी एक छोटा सा परिवार हो, पति हो और बच्चे हों। फिर मुझे अपने काम की याद आ जाती। अगर मैं अपना काम छोड़ देती तो मेरे माँ बाप, बहन भाइयों का क्या होता? कोई भी मेरे घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने कभी भी किसी से तुम लोगों की बात नहीं की। इसी वजह से मैं कभी किसी के सामने नहीं आई, क्योंकि अक्सर शरीफ मर्द नेक लोगों की भीड़ में ही छुपे होते हैं और रात के अंधेरे में कोठों पर आते हैं। दिन के उजाले में इतने शरीफ बनकर घूमते हैं। सालों ऐसे ही गुजर गए। एक दिन कोठे पर एक लड़की आई जो मुझसे बहुत ज़्यादा जलती थी और मेरी जगह लेना चाहती थी। उसे लगता था ये सब कुछ बहुत आसान है। उसने मेरा चेहरा जला दिया। जब उसने मेरा चेहरा जलाया था तो मैं बहुत तड़पी थी, लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि अपनी परवाह तो उन लोगों को होती है जो जीना चाहते हैं, जिनका कोई होता है। फिर जब उन लोगों को मुझसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। जो आदमी मुझे कोठे पर छोड़ कर गया था, उसकी बेटी भी उसी कोठे की जीनत बनकर बैठ गई थी। इस सदमे से वो पागल हो गया था। उसने मेरे साथ गलत किया था और ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। उसके किए की सज़ा उसे मिल गई थी। उसकी बेटी को भी यही काम करना पड़ा। समाज में हर घर में कोई न कोई कहानी मौजूद होती है। किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा, और कुछ ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए इस पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया करते हैं। शायद मैं उस दिन मर जाती, लेकिन एक आदमी ने मुझे बचा लिया। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो भी मेरी तरह हालात का मारा था। मैंने उससे शादी कर ली। उसने मुझे मेरे अतीत और मेरे जले हुए चेहरे के साथ अपनाया। मेरी शादी को 2 साल हो गए जब डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर ही मैं डरने लगी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर कोठे वालों को पता चल गया कि मेरी बेटी हुई है तो वो मुझसे छीन लेंगे। मैंने अपने पति से कहा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं
और मेरी बात सच निकली थी। वो लोग मेरा पीछा करने लग गए थे। 2 महीने पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया। मेरा पति बहुत अच्छा था और मुझसे बहुत प्यार करता था। कभी भी उसने मुझे मेरे अतीत का ताना नहीं दिया। वो मुझसे कहता था कि गीता, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, और तुम जानती हो कि वो बचपन से मुझे पसंद करता था। वो हमारे गांव में ही रहता था। वो जब काम करने बाहर गया था तो हम लोग वहां से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। फिर वो इतने सालों बाद मुझे यहाँ मिला, लेकिन हमारा साथ कुछ ही साल का था। आज मेरी बेटी पैदा हुई है। कल को जब ये जवान होगी और इसे पता चलेगा कि इसकी माँ कौन थी, तो ये मुझसे नफरत करेगी। इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि इस बच्ची को तुम माँ बनकर पालोगी और कभी भी इसे गीता नहीं बनने दोगी। उसके बाद मेरी बहन मर गई और मैं इस बच्ची को लेकर घर आ गई। तुमने कहा कि इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, तब मुझे यही ठीक लगा और मैंने तुमसे हाँ कह दिया। इसलिए मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त करती रही और इस बच्चे को सबसे छुपाकर रखा। मुझे डर था कि कहीं कोई मेरी बहन की निशानी को मुझसे छीन कर न ले जाए। माँ अपनी कहानी सुनाते सुनाते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं अपनी माँ को क्या समझ रही थी। मैंने अपनी माँ से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया। माँ के कहने पर हम दोनों बहनों ने शादी कर ली और कभी इस राज को कोई नहीं जान सका। मेरी छोटी बहन मेरी मासी की बेटी है, जिसे मैंने हमेशा नाजायज समझा था। मेरी माँ का दुख बहुत बड़ा था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की थी। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी कहानियाँ होती हैं, बहुत से दुख होते हैं जिनको हम जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अपने दुख ही बहुत हैं। औरों के दुख सुनकर क्या होगा, पर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम अपने अल्फाजों से उसे तसल्ली तो दे सकते हैं। हो सकता है कि हमारे चंद अल्फाजों से किसी के आंसू थम जाएं, किसी का भला हो जाए और कोई जीना शुरू कर दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज जब मैं सुबह उठी तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि जाओ जाकर नहा लो, घर पर मेहमान आ रहे हैं। मैंने अपनी माँ से हैरत से पूछा कि कौन मेहमान, क्योंकि मैंने आज तक अपने घर में किसी मेहमान को आते जाते नहीं देखा था। हमारी गरीबी की वजह से हमारे घर में कोई भी रिश्तेदार आना नहीं चाहता था। इसीलिए माँ की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने माँ से पूछा कि कौन आ रहा है, और माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनसे गुस्से से पूछा कि बताओ ना माँ, कौन आ रहा है। माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी चाची आ रही हैं। अब मिल गया तुम्हें चैन, अब जाओ जाकर नहा लो, उसके बाद तुम्हें पार्लर भी जाना है। तभी मैंने चौंक कर माँ से कहा कि पार्लर किस खुशी में जाना है। अगर चाची इस इरादे से आ रही हैं कि वो मेरी शादी अपने भाई से करवा देंगी, तो आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं हरगिज़ भी उनके भाई से शादी नहीं करूँगी। मैंने ये बात माँ से कही तो माँ ने भी मुझे डांट कर जवाब दिया और कहने लगी कि अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर नहा लो। मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर निकली तो अपना ही घर देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि आज तो हमारा घर चमक रहा था। इससे पहले मैंने अपने घर में कभी ऐसी साफ सफाई होते हुए नहीं देखी थी। आज पहली बार मैंने अपने घर को इतना साफ देखा था, वरना तो हर तरफ गंदगी ही रहती थी और उस पर मंडराती हुई मक्खियाँ, क्योंकि अम्मा की तो तबीयत ख़राब रहती थी और मुझसे जितनी सफाई हो सकती थी मैं कर दिया करती थी। माँ ने भी मुझे कभी साफ सफाई करने को नहीं कहा था। मैं तो अपनी मर्जी से जो कर देती वो हो जाती थी। लेकिन आज मुझे अपना घर देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। घर में एक सुकून सा लग रहा था। मैं किचन में गई तो माँ खाना बना रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ सच बताओ, इतनी तैयारियां किसके लिए कर रही हो, आखिर बात क्या है। तब माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी चाची आ रही हैं और उन्होंने पैसे भी भेजे हैं और कहा है कि तुम्हें अच्छे से पार्लर से तैयार करवा लें। हो सकता है वो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आ रही हूँ। फिर माँ कहने लगी, चलो अच्छा है, किसी को तो हमारा ख्याल आया, वरना तुम्हारे पिता के देहांत के बाद तो मेरी ससुराल वालों ने मुझे निकाल ही दिया था।
और मैं तुम्हारे नाना के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो खुद अपने बेटों के ऊपर थे। मुझे कहाँ से रखते। तुम्हारे पिता की मौत के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है, मगर अब मुझे लगता है शायद भगवान ने हमारे लिए तुम्हारी चाची को सहारा बनाकर भेजा है। तुम अब अपनी चाची के सामने अच्छे से रहना, कोई भी गड़बड़ मत करना। मैंने कहा ठीक है माँ। इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं देखने गई तो मोहल्ले की एक औरत अपने कपड़े देने के लिए आई थी। माँ ने उसे मना कर दिया कि आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, आज वो कपड़े नहीं सिल सकती, तुम कल आ जाना। माँ ने मुझे पैसे दिए और कहा किसी अच्छे से पार्लर से तैयार होकर आ जाओ, और कहने लगी कि अपने लिए एक सूट भी खरीद लेना और आज वही सूट पहनना। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि पिताजी की मौत के बाद से आज तक मैंने नया जोड़ा नहीं पहना था। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम नए कपड़े खरीद सकें। कोई रिश्तेदार भी हमें अपने घर या शादी वगैरह में नहीं बुलाता था कि मैं वहाँ बन सवर कर जाऊँ। होली या दिवाली पर भी हम घर में माँ बेटी अकेले ही होते थे। मैं और माँ पुराने कपड़ों में से ही जो सबसे अच्छे होते वही पहन लिया करते थे। हम माँ बेटी को देखने वाला कोई नहीं था। मैं आज तक पार्लर से तैयार होकर नहीं आई थी, इसीलिए मैंने खुशी खुशी अपनी दोस्त को बुलाया और उसके साथ बाजार चली गई। अपने लिए एक बहुत अच्छा सा जोड़ा भी लिया और वापसी में पार्लर चली गई। पार्लर वाली भी मुझे जानती थी, इसलिए वो मुझे देखकर बोली कि आज तुम यहाँ कैसे, तुम तो कभी कहीं नहीं जाती, फिर आज तुम पार्लर में, क्या कोई ख़ास मामला है? मैंने मुस्कुराकर उसको जवाब दिया कि ऐसा ही समझ लो, बस तुम मुझे जल्दी से अच्छे से तैयार कर दो, फिर मुझे जल्दी से घर जाना है। उसने मुझे तैयार करने के लिए कुर्सी पर बैठा लिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि आज मेरे बचपन की ख्वाहिश पूरी हुई थी, क्योंकि मैं बचपन से ही सोचती थी कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं और पार्लर से तैयार होकर आऊं, लेकिन हमारी गुर्बत की वजह से कभी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। मुझे वहां तैयार होकर बहुत अच्छा लग रहा था। तैयार होने के बाद जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं अपने आप को देखती ही रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। मैं सोच रही थी क्या ये वही सपना है जो 2-2 दिन तक अपना मुंह भी धोया नहीं करती थी। कोई भी देखेगा तो यकीन नहीं करेगा कि ये सपना ही है। फिर मैंने पार्लर वाली को पैसे दिए और मैं अपने घर पर आ गई। दरवाजे में घुसी ही थी तो देखा कि सामने चाची बैठी है और माँ से बातें कर रही है। मैं आराम से चलकर उनके पास गई और उनका आशीर्वाद लिया। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो देखती ही रह गई और कहने लगी कि देखो तो कितनी बड़ी हो गई है और साथ में कितनी खूबसूरत हो गई है। इस पर तो खूब जवानी चढ़ रही है। बचपन में कैसी 2 चोटी बांधकर घूमती थी और अब कैसा निखार आ रहा है। चाची मेरी तारीफें करने लगी और मुझे अपने पास बिठा लिया, लेकिन चाची सिर्फ अकेली ही थी, उनके साथ में और कोई नहीं था। मैं सोचने लगी अगर चाची अकेली आई हैं तो उन्होंने मुझे इतना तैयार क्यों करवाया, क्यों इतने पैसे भेजे और नया सूट दिलवाया। फिर मैंने सोचा कि खैर छोड़ो, मुझे इन सब बातों से क्या, आज तो मुझे नया सूट और मेकअप करने को मिल गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। मैं चाची से बातें करने लगी। रात के खाने का समय हो गया था। माँ ने मुझसे कहा कि सपना खाना लगा लो। मैं खाना लगाने के लिए उठी तो चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठा लिया और कहने लगी कि सपना इतनी अच्छी तैयार हुई है, इतना अच्छा सूट पहन रही है, इससे कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये काम करेगी तो इसका मेकअप ख़राब हो जाएगा। मैं तो पहले से ही कामचोर थी। चाची की बात सुनकर उनके पास ही बैठ गई। अम्मा ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर खुद ही खाना लगाने लग गईं। मुझे तो बचपन से ही घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ ही थी जो काम कर लिया करती थी। अगर ज़्यादा होता तो मैं घर की साफ सफाई कर दिया करती थी, वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार, क्योंकि हमारे घर में था ही कौन, सिर्फ मैं और मेरी माँ। 2 लोगों का काम ही क्या होता है। माँ खुद ही खाना बना लिया करती थी जो 2 या 3 दिन चल जाता था, इसीलिए मुझसे खुद भी कोई काम करना नहीं आता था। हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं था, लेकिन जो भी था वो माँ काम करके पूरा करती थी। माँ घर में ही सिलाई का काम करती थी। आसपास के सब लोग माँ से ही अपने कपड़े सिलवाते थे।
मैं भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी। इसी में मेरा सारा दिन निकल जाता था। मुझे ये सिलाई विलाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन माँ भी बीमार रहती थी और घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसीलिए माँ को ये काम करना पड़ा और मुझे भी न चाहकर उनकी मदद करनी पड़ती थी। मैंने इंटर तक पढ़ाई की थी, क्योंकि हमारे हालात ऐसे नहीं थे जो मैं ज़्यादा पढ़ सकती, वो भी मैं बहुत मुश्किल से पढ़ पाई थी। बचपन में तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन जब मैं स्कूल जाती तो बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे और मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते थे। स्कूल में कोई मुझसे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करता था, न मेरे पास कोई बैठना चाहता था, इसीलिए मेरा पढ़ाई से मन हट गया था। जैसे तैसे करके मैंने इंटर पास किया। माँ तो बहुत चाहती थी कि मैं आगे पढ़ाई करूं और कुछ बन जाऊं, ताकि मुझे उनकी तरह परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि उन्हें भी काम ढूंढने में बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं थे। माँ जो भी थोड़ा बहुत कमाती थी वो सब घर के खाने पीने में खर्च हो जाता था। माँ को सिलाई का काम करना पड़ा था और वो भी अचानक से हुआ था। जब हम इस मोहल्ले में नए नए रहने आए थे तो हमारे पड़ोस में एक शादी थी। उन्हें जिस टेलर से कपड़े सिलवाने थे उसके यहाँ पर मौत हो गई थी, जिस वजह से उसने कपड़े सीने से मना कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि माँ को सिलाई आती है तो वो हमारे घर पर आ गई और माँ से कहने लगी कि माँ उनके कपड़े सिल दे, इसका जो बनेगा वो माँ को दे देंगी। माँ के पास भी कोई काम नहीं था तो उन्होंने हामी भर ली। मेरे पिताजी के पास अच्छी खासी ज़मीन जायदाद थी, लेकिन उनके देहांत के बाद पिताजी के भाई ने सब कुछ धोखे से ले लिया। पिताजी के देहांत के बाद माँ बहुत सदमे में थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मेरे पिताजी के भाई ने माँ से सारे कागजात पर झूठ बोलकर अंगूठा लगवा लिया। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और मैं भी उस समय बहुत छोटी थी। उन्होंने कहा कि वो सारी जायदाद सपना के नाम कर रहे हैं। माँ ने बिना सोचे समझे उन पर भरोसा करके सारे कागजात पर अंगूठा लगा दिया। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद थी, इसलिए माँ ने सोचा कि सब कुछ मेरे नाम हो जाए, यही ठीक रहेगा। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन पिताजी के देहांत के 1 महीने के बाद पिताजी के भाई ने हमें घर से निकलने के लिए कह दिया। ये सुनकर माँ ने कहा कि हम इस घर से नहीं जाएंगे, यहाँ पर हमारा हिस्सा है। माँ की बात सुनकर बड़े पापा हंसने लगे और कहने लगे कि कौन सा हिस्सा, वो तो तुमने खुद अपनी मर्जी से मेरे नाम कर दिया था। ये सुनते ही मेरी माँ हैरत से उनको देखने लगी और कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने सारे कागजात निकालकर माँ को दिखाए और कहने लगे, ये देखो, तुमने खुद अंगूठा लगाया था। भलाई इसी में है कि तुम दोनों माँ बेटी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगा। मेरी माँ ने बुआ और चाचा से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने माँ का साथ नहीं दिया। माँ ने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करवाई, लेकिन बड़े पापा ने पुलिस में भी पैसे भर दिए थे। मेरे ननिहाल वालों ने भी माँ का साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे बाबा से अपनी पसंद से शादी की थी। शादी के बाद ही मेरे माँ के घर वालों ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, यहाँ तक कि वो लोग पापा के देहांत में भी नहीं आए थे। माँ एक बार अपने घर पर गई थी, लेकिन उनकी भाभियों ने उन्हें साफ कहकर निकाल दिया था कि तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है, आइंदा इस घर में कदम भी मत रखना। मेरी माँ अकेली औरत थी, आखिर करती भी तो क्या करती। सभी लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, किसी ने भी माँ का साथ नहीं दिया। फिर हम दूसरे शहर आ गए। यहाँ मेरे पिताजी का एक और घर था जो मेरी माँ के नाम पर था। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो शायद बड़े पापा इस घर को भी अपने नाम में करवा लेते। हम लोग यहाँ रहने आ गए। हम यहाँ आ तो गए थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। 2-3 दिन तो हमारा गुजारा हो गया, उसके बाद हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। माँ कहीं काम ढूंढने के लिए निकल गई। शाम को जब वो वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि माँ, कहीं काम मिला? तो उन्होंने ना में सर हिला दिया। कहने लगी कि बेटा, ऐसे अनजान लोगों को कोई काम पर नहीं रखता और हमें कोई जानता भी नहीं है। अगले दिन फिर माँ सुबह ही काम की तलाश में निकल पड़ी। शाम को जब वो घर आई तो कल से भी ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने माँ से पूछा, माँ, क्या आपको आज कहीं पर काम मिला? उन्होंने कहा कि हाँ,
एक घर में साफ सफाई का काम मिला है। उनकी हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि बचपन से ही मैंने अपने घर में नौकरों को काम करते हुए देखा था। मेरे पिताजी की आमदनी बहुत अच्छी थी। माँ ने कभी घर का कोई काम नहीं किया था। आज उनको दूसरों के घर में काम करना पड़ रहा था। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने उनसे ये काम करने से साफ मना कर दिया। माँ ने कहा कि 1-2 दिन ये काम करके गुजारा कर लेते हैं, फिर कुछ और काम ढूंढ लूंगी। अगले दिन जब वो काम के लिए निकल रही थी तो मैंने उन्हें नहीं जाने दिया। मैंने उनसे जिद लगा ली कि वो ये काम नहीं करेंगी। उन्होंने छुट्टी कर ली और सारा दिन घर पर ही रही। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। उसी दिन हमारे पड़ोस की एक आंटी माँ के पास कपड़े सिलवाने के लिए आ गईं। अब माँ ने मजबूरी में और हालात को देखते हुए उनके कपड़े सिलकर दे दिए। उन्होंने सिलाई के पैसे माँ के हाथ में दिए, जिससे माँ घर में खाने पीने के लिए सामान लेकर आ गई। रात को जब हम सोने के लिए लेटे तो माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा, अब हमारा कोई और सहारा नहीं है। मुझे खुद ही घर से बाहर कमाने के लिए निकलना पड़ेगा, और तुम ऐसे ही करोगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। फिर हमारे पास खाने के लिए कहाँ से आएगा। मैं माँ की बात समझ गई थी। पड़ोस की जो आंटी माँ से कपड़े सिलवाकर लेकर गई थी, वो हमारे घर फिर से आई और कहने लगी कि आपने हमारे कपड़े बहुत अच्छे सिए हैं, अब से आप ही हमारे कपड़े सिया करें। आप जितने भी पैसे बोलेंगी वो हम आपको दे दिया करेंगे। माँ ने भी सोचा कि घर बैठे बिठाए काम मिल रहा है तो क्यों ना मैं यही काम कर लूं। इससे मैं घर पर भी रहूंगी और सपना पर भी ध्यान दे सकूंगी। और इस समय माँ के पास कोई कामकाज भी नहीं था। उन्होंने जहाँ साफ सफाई का काम किया था, वहाँ पहले दिन ही छुट्टी करने की वजह से उन्होंने माँ से काम करने को मना कर दिया था। अब माँ को फिर से धक्के खाने पड़ते दूसरा काम ढूंढने के लिए। इसीलिए माँ ने उनसे हामी भर ली। मैं भी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई कि चलो अब मेरी माँ को दूसरों के घरों का काम करना नहीं पड़ेगा। देखते देखते ही मोहल्ले के सारे लोग माँ से ही कपड़े सिलवाने लगे, क्योंकि माँ बहुत अच्छे कपड़े सीती थी। इससे हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे और हमारा खर्चा भी पूरा हो रहा था। माँ ने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। मैं रोज स्कूल जाती थी और अम्मा घर में कपड़े सीती थी। स्कूल में सब बच्चे अपने घर से बहुत अच्छा खाना लेकर आते थे, लेकिन मेरे पास ना पैसे होते थे और ना ही खाने के लिए कुछ होता था। ये देखकर सारे बच्चे मेरी बहुत मजाक बनाते थे। इसी वजह से मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता था। अब तो मेरा स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। मैडम भी हर समय मुझे डांटती रहती थी। जैसे तैसे करके मैंने इंटर किया और घर में माँ का हाथ बटाने लगी। इसके बाद घर में चाची ने आना जाना शुरू कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत हैरत की बात थी। माँ को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी ससुराल से उनको देखने के लिए भी आएगा, मगर अब चाची हमारे घर पर आ जाया करती थी। खैर, रात के खाने के बाद अम्मा ने चाची का बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दिया। मैं तो चाची के पास ही बैठी रही थी। उन्होंने भी मुझे अपने पास से उठने नहीं दिया था। अगर मैं किसी काम से उठकर भी जाती तो मुझे बुला लिया करती और अपने पास बैठा लेती। रात को जब सोने का समय हुआ, माँ ने चाची से कहा, मैंने तुम्हारा बिस्तर दूसरे कमरे में कर दिया है। ये सुनकर वो कहने लगी कि तुम सपना का बिस्तर भी मेरे साथ ही लगा दो। आज मैं सपना के साथ सोऊंगी। मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। वैसे तो मैं रोज माँ के पास ही सोती थी, लेकिन आज खुद ही चाची के पास सो गई। माँ अपने कमरे में सोने चली गई। लेटने के बाद चाची मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते अचानक वो उठी और अपना बैग खोला और उन्होंने मुझे बैग में से मिठाई निकाल कर दी, जो मैंने खुशी से उनसे ले ली और खाने लगी। खाते खाते मैंने चाची से कहा कि आप भी तो खाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो मिठाई खाते ही मुझे नींद आ गई, जबकि अभी मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था। सुबह उठकर चाची ने नाश्ता किया और कहने लगी कि अब मैं चलती हूँ। माँ ने और मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। उनके जाने के बाद माँ मुझसे कहने लगी कि खामखा इतना झंझट किया तुम्हारी चाची ने। तुम्हारी चाची ने तो कोई भी रिश्ते की बात नहीं की। मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ, शायद वो अगली बार कोई रिश्ते की बात करें। माँ ने कहा कि वो कोई इशारा ही देकर चली जाती ताकि हम भी कुछ समझ जाते, लेकिन उन्होंने तो इस तरीके की कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा, माँ तुम फिक्र मत करो,
वो अगली बार ज़रूर रिश्ते की कोई न कोई बात करेंगी और उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही वापस आएंगी। वो हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। उनके जाने के बाद मैं उसे देखने बैठ गई। वो मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। अब मुझे उनके दोबारा आने का इंतज़ार था ताकि मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। मेरा इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म हुआ। वो 1 महीने के बाद फिर से हमारे घर आई। आने से पहले ही उन्होंने पैसे भेज दिए। कहा कि सपना को अच्छे से पार्लर में तैयार करवा देना और अच्छा सा जोड़ा पहना देना। माँ ने ऐसा ही किया। उन्हें इस बार पूरा यकीन था कि इस बार चाची मेरे लिए कोई न कोई रिश्ता लेकर ज़रूर आएंगी। तभी तो इतनी ताकीद से कहा है कि इस बार सपना को पहले से भी ज़्यादा अच्छे से तैयार करवाना। मैं माँ की ये बात सुनकर शर्मा गई, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत बोर हो चुकी थी। मैं माँ से पैसे लेकर पार्लर चली गई और जब पार्लर से तैयार होकर घर वापस आई तो चाची घर पर ही बैठी थी। मगर जब मैंने देखा कि इस बार भी वो अकेली ही बैठी है तो मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि पीछे से कोई आ रहा हो। मैंने बातों बातों में चाची से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो अकेली ही आई हैं। उनकी ये बात सुनकर माँ और मैं दोनों ही हैरत में पड़ गए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे तैसे हमने अपने दिल को तसल्ली दी, मगर दिल फिर भी बेचैन था। इस बार भी चाची ने मुझे अपने साथ सुलाया और मुझे ऐसे ही मिठाई खिलाई जैसे पहले खिलाई थी। मैंने सोचा, हो सकता है चाची ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में कर रही हो सकता है उन्हें अपने किए का एहसास हो गया हो और जो उन्होंने बचपन में मुझसे छीना है, चाहती हूँ कि वो सब कुछ मुझे वापस मिल जाए। इसीलिए वो मुझे तैयार करवाती हैं और नए नए कपड़े दिलवाती हैं। यही सोचकर मैं सुकून से हो गई। इस बार भी सुबह उठते ही वो वापस चली गई और मैं उन्हें रोकती रह गई, लेकिन इस बार भी वो जल्दी ही आने का वादा करके गई थी। मुझे यकीन था कि वो ज़रूर आएंगी। अब तो ऐसा ही होने लगा। महीने 2 महीने बाद वो हमारे घर आ जाती और आने से पहले वो मुझे तैयार करवाना नहीं भूलती थी। मुझे भी अच्छा लगता था जब मैं नए नए कपड़े पहनती और मेकअप करके आती थी। हर समय तैयार होकर रहना अब मेरी आदत बनती जा रही थी, लेकिन हर बार वही होता था। चाची हमारे घर पर आती और आने से पहले मेरा मेकअप करवाती, मुझे अच्छे से तैयार करवाती थी और रात को हमारे घर रुकती, मुझे मिठाई खिलाती थी और सुबह होते ही चली जाती थी। अब तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर आएंगी। हमने तो अब इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। इस बार जब मैं पार्लर तैयार होने गई तो पार्लर वाली ने मुझे देखकर अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगी कि तुम ये काम क्यों करती हो, तुम गलत काम छोड़ क्यों नहीं देती। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि कौन सा गलत काम और तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं समझी नहीं। उसने मुझसे फिर से वही बात कही, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम ये काम छोड़ दो वरना तुम्हारी किसी अच्छे घर में शादी नहीं हो सकेगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, खुलकर बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। मगर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और मेरा मेकअप करने लगी। मैं तैयार तो हो गई थी, लेकिन मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं उस पार्लर वाली की बात के बारे में सोच रही थी कि आखिर वो क्या कहना चाहती है और मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर लिया। मैंने तो किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर वो किस बारे में बात कर रही थी। यही सोचते सोचते मैं घर पहुंची, लेकिन अभी चाची घर पर नहीं आई थी। मैं चाची के बारे में सोचने लगी कि वो क्यों बार बार हमारे घर पर आती हैं और वो हर बार एक ही काम क्यों करवाती हैं। क्या वो कुछ मेरे साथ गलत कर रही हैं? क्या पार्लर वाली भी इसी बारे में बात कर रही थी? लेकिन उसे कैसे पता चला? फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं अपनी दोस्त के घर गई और उससे उसका मोबाइल ले लिया। उसने मुझसे पूछा कि मुझे मोबाइल क्यों चाहिए। मैंने उससे बहाना बना दिया कि मुझे कुछ काम है। फिर मैं उसका मोबाइल लेकर घर वापस आ गई और चुपके से मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसी कमरे में लगा दिया जहां मैं और चाची सोया करती थी, और हर बार की तरह वही सब कुछ हुआ। सुबह होते ही चाची अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगी तो मैंने उनको बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। उनके जाने के बाद मैं कमरे में गई और मैंने मोबाइल से वो वीडियो निकाल कर देखी जो रात में बनी थी।
ये देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चाची मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैं वो मोबाइल लेकर पार्लर वाली के पास गई और उससे पूछा कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। तो उसने मुझसे मोबाइल लिया और फेसबुक खोलकर दिखाया और कहने लगी कि तुम्हारी चाची तुम्हारी अश्लील तस्वीर खींचकर मोबाइल पर डाल देती है और वो लोगों को तुम्हारी तस्वीर भी भेजती है जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं, और वो लोग एक वीडियो बनाते हैं जिस पर वो एडिट करके तुम्हारा चेहरा लगा देते हैं। तुम्हारी चाची इतने दिनों से तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुमसे पैसे कमा रही है। मैंने अपने दोस्त के मोबाइल से वो वीडियो डिलीट की जिसमें चाची मेरी फ़ोटो निकाल रही थी और मैं घर वापस आ गई। मैंने माँ को भी सारी हकीकत बता दी। ये सुनकर माँ को झटका लगा। वो कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी कि मैं तो सोच रही थी कि तेरी चाची को अपने किए का पछतावा है, इसीलिए वो हमारे घर पर आती जाती है, तेरे साथ इतनी मोहब्बत से रहती हैं, लेकिन वो तेरे साथ ऐसा गलत काम करेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगली बार जब चाची घर पर आई तो मैं घर के कपड़ों में ही थी। चाची ने मुझसे कहा कि ये क्या सपना, तुम तैयार नहीं हुई। तब मैंने चाची के मुंह पर उनके पैसे दे मारे और उनसे कहा कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये सुनकर वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। अब मैं उनकी बातों में आने वाली नहीं थी। हमें अपने अपनों पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो हमें कब धोखा दे रहे हैं और हमें पता ही ना चले। उसके बाद वो चली गईं और कभी वापस नहीं आई। मैंने भी माँ से सिलाई सीखकर कपड़े सीना शुरू कर दिया और अब हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।